you're enjoying good health. Respected listeners, welcome back to Lingua Drive, and in this drive, we are learning the 11th hour tips or maybe the ongoing test tips. कि यार जब हम टेस्ट में अपीयर हो जाएं और टेस्ट कर रहे हो उस दौरान हम कैसे अपने बैंड्स को मैक्सिमाइज करें या उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें या उसमें मैक्सिमम गेन करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स पेश खिदमत है, ज़रा गौर से सुने और प्रैक्टिस के दौरान इनको अप्लाई मत कीजिएगा. डू नॉट अप्लाई एट होम, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग, व्हेन यू अपीयर इन योर स्पीकिंग टेस्ट, उसमें देखें कि जो पार्ट 1 है, आजकल इसमें एक ट्रेंड शो हो रहा है कि पार्ट 1 के अंदर ये लोग एक पार्ट पहले फॉर एग्जांपल नेबरहुड के बारे में बात हुआ करती थी या फ्रेंडशिप के बारे में बात होती थी या फैमिली के बारे में बात होती थी. आज ये जो इस वीक में जो मेरे स्टूडेंट्स अपीयर हुए, दे हैव गिवन मी अ क्लू कि सर अब ये हो रहा है कि इनिशियली वो 3, 4, 5 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करके फिर वो बंदा या बंदी ट्रैक पे आता या आती हैं. तो आपने ये देखना है कि आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो डिविएट कर सकता या कर सकती है, उसका टेस्ट उसकी मर्जी है, राइट. और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर फिर आप वो ट्रैक पे आ जाते हैं और पार्ट 3 बेस्ड अपॉन दैट होता है. तो यहाँ पे टिप ये है कि आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो पहले क्वेश्चन के लिए लाजमी क्लियरेंस कर लें. फॉर एग्जांपल अगर नहीं समझ आए तो ये गलत बात है कि आप ये समझें कि बस मैं तो फ्लुएंट था थ्रू आउट और आप बिल्कुल ब्ला 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 कुछ बोल के आ गए. तो ये कोशिश आपने ज़रूर करनी है और ये बात लाजमी समझें कि जो बेसिक फ्रेजेस हैं वो यूज़ करें वहाँ पर. सॉरी आई कुडंट कैच दैट, कैन यू कम अगेन प्लीज़, और पार्डन मी इट वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, वुड यू माइंड रिपीटिंग इट. या कोई एक वर्ड आपके पास ऐसा था जो आपको मुश्किल लगा, फॉर एग्जांपल रिपरकशन वाज वन ऑफ द वर्ड्स, तो आप उसे कहते हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ड रिपरकशन, वुड यू माइंड रीफ्रेजिंग और रिपीटिंग और रिप्लेसिंग द वर्ड. तो इस तरह के पहले काम कर लीजिए. उसके बाद इट्स ट्रू कि ये आईएलटीएस है, लेकिन ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, लाइव टेस्टिंग सिस्टम नहीं है. तो झूठ बोले प्लीज, अल्लाह ऑलमाइटी वोंट बी आस्किंग यू फॉर दैट, क्योंकि आप वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट के लिए गए हुए. यू आर हार्मलेस टू एनीवन इफ यू आर लाइंग ओवर देयर. तो आप इस देखें, जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप सोचते सोचते आपका जो प्रोसेसर है अंदर का, जो स्पीकिंग प्रोसेसर है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो स्लो हो जाती है. फिर आप सोच रहे होगे, लेफ्ट राइट देखना शुरू कर दोगे, हेजिटेंट होगे, तो ये आपके बैंड्स के लिए अच्छा नहीं होगा. एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, क्वेश्चन क्लियर कर लें. योर एग्जामिनर इज मोस्टली लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, बट ही और शी इज इंटरेस्टेड इन हाउ यू आर सेइंग. दिस इज इम्पोर्टेंट. देखिए, जो उसकी डिलीवरी है वो प्रॉपर करें, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करें, कैरियर और करियर का फर्क समझें, ठीक है. एक्सेंट में जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव सम गुड एक्सेंट, वेरी गुड, गो विद दैट. अगर नहीं है तो इसके कोई ग्रेड्स, कोई इसके मार्क्स कुछ नहीं. हाँ, लेकिन ये इम्पैक्टफुल होता है. लेकिन अगर आप उसको फेक करने की कोशिश करते हैं तो वो और भी बुरा होगा. इसके अलावा प्रॉपर तरीके से एंट्री के टाइम बंदे को ग्रीट करें और एग्जिट के टाइम भी जो आपका एग्जामिनर को ग्रीट करें. ये होगी स्पीकिंग की बात. अब आते हैं रियल टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग. राइटिंग पे बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि अगर 150 वर्ड्स टास्क 1 के हैं और 250 वर्ड्स टास्क 2 के हैं और आप लिखते हो 130 वर्ड्स, तो समझ लो कि पहले ही आपने अपने आप को 9 में से 7 में लेके. अब आपके जो बैंड्स मिलेंगे आपको वो 7 से मिलेंगे. या आपको 250 लिखने थे और आपने 220 या 210 वर्ड्स लिखे हैं तो 2 बैंड्स आपने पहले ही उड़ा दी. ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आपके चेक नहीं करेगा या काउंट नहीं करेगा जो एग्जामिनर होगा. टाइपिंग में खास तौर पर अगर आपका फिल्ड लिमिट में अपीयर हो रहा है तो बहुत चलो सामने शो हो रहा है, लेकिन आप ये करो कि उस टाइम आपके पास टाइम कम होता है, तो पहले जब प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के अंदर रियल शीट के ऊपर प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता हो कि यार एक पेज और दूसरे पेज के कितना हद तक मैं पहुंचता हूँ, तो मेरी जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है. तो उसमें ये होगा कि आपको वर्ड वहाँ काउंट नहीं करना पड़ेगा. एवरेज वर्ड काउंट ये होता है कि एक एवरेज बंदा आमतौर पर एक लाइन के अंदर ही और शी राइट्स मोस्टली 6 वर्ड्स और 7 वर्ड्स, लेकिन कुछ का स्टाइल डिफरेंट होता है. कोई 5 भी पुट करते हैं, कोई 9 भी. आप ये चेक करो आप कौन से वाले हो, फिर एक लाइन को चेक करो और उसको मल्टीप्लाई करो जितनी लाइन आपने लिखी है, ताकि आपको रफ एस्टिमेट होता जाए, ना कि आप वर्ड काउंट में पढ़ो थ्रू आउट राइटिंग. जब आप रियल पेपर में अपीयर हो रहे हो और आप वर्ड काउंट के चक्कर में पड़े हुए हो तो आइडियाज माइंड से स्किप हो जाएंगे. आइडिया स्किप होने का मतलब ये है कि कनेक्शन टूट जाएगा. कनेक्शन का मतलब ये है कि कोहेजन लूज हो जाएगी. कोहेजन का मतलब ये है कि कोहेरेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, और कोहेरेंस का मतलब ये है कि टास्क अचीवमेंट अच्छी नहीं. और ओवरऑल क्या मतलब है इस बात कि आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब हुई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका लेक्सिकल रिसोर्स भी डिस्टर्ब हुआ. तो ये सारा का सारा काम आपके वर्ड काउंट के साथ खराब हो सकता है. उसके अंदर एक आउटलाइन वो है जो आप अपने लिए बना रहे हैं, जो कि आपने एग्जामिनर को नहीं देनी. एक आउटलाइन वो है
जो आप एग्जामिनर के लिए बना रहे हैं, वो आउटलाइन आपकी राइटिंग के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी मेंशन करें, जो मैपिंग करता है कि भाई इन अपकमिंग पैराग्राफ्स व्हाट वुड आई डू, ठीक है, वो जिस भी बारे में है अगर, और वो चीज़ ज़रूरी है कि वो कौन से क्वेश्चन टाइप के साथ डील होता है। डू यू एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री डिसएग्री क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बेनिफिट्स आउट विद द डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, उसके मुताबिक वो जो थीसिस स्टेटमेंट में लिखा वो आउटलाइन बन गई है आपके रीडर के लिए। आगे आकर उसको डिविएट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं या कुछ और लिखते हैं तो इट वोंट बी गुड, वो ऑफ टॉपिक में चला जाएगा। अब ऑफ टॉपिक में चले गए आपके 20 वर्ड्स, 2 बैंड्स दोबारा गए वहां से, अब फिर दोबारा पीछे आ गए। पहले भी वर्ड्स कम लिखे थे, ऑफ टॉपिक भी हो गए, और उसके बाद कुछ क्रैम्ड आंसर आ गया, मेमोराइज आंसर आ गया, या एलिजिबिलिटी हो गई, आप एलिजिबल हुआ आपसे, वो आपका एग्जामिनर उसको फॉलो नहीं कर सका, सो यू विल सफर। इसलिए राइटिंग में बहुत सारे बैंड्स कटते हैं, और ख़ास तौर पर बंदा कहता है कि पता नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए टीचर से जिनको ना खुद नंबर मिले ना हमें नंबर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग उसको जैसे जैसे मैप करेंगे वैसे वैसे ही आपको आगे उसका आउटकम मिलेगा। आगे चलें, इसके बाद आपकी रीडिंग और लिसनिंग है, ये रिसेप्टिव स्किल्स है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यार रीडिंग में अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया तो सबसे पहले उसको डैश लगाएं कि यार ये नहीं किया मैंने, वरना तो राइटिंग के दौरान ऑर्डर डिस्टर्ब कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर लिखा, सेकंड का लिखा, थर्ड का लिखा, फोर्थ का लिखा, और 5वां किया ही नहीं था, उसकी जगह पर 6 का लिखा और 40 तक आगे चले गए, और लास्ट में जाकर समझ आई कि यार ये तो 39 बन रहे हैं, मैंने बाकियों के आंसर गलत कर दिए। अब सारा रिमूव करने बैठ जाएंगे, आप सारा रिमूव करने बैठ जाएंगे, या तो आप कहोगे यार शायद कुछ ऐसा वैसा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, क्योंकि जाहिर आप अंडर प्रेशर है, उस टाइम पेपर का प्रेशर है, आपको 3 घंटे बैठना भी एक कहानी है, तो उसके लिए लाजमी मॉक्स लें, इसमें हम भी आपकी हेल्प करते हैं। गेट में स्टडी लिंक्स i8 में हम आपको मॉक फैसिलिटी देते हैं कि आपका रियल टेस्ट हो विद ब्रिटिश काउंसिल एग्जामिनर्स, नॉट एग्जैक्टली द रियल एग्जामिनर्स बट द वन हु वर देयर बिफोर द एक्स एग्जामिनर्स, तो वो हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। खैर, तो ये लाजमी करें, और टिक करके बैठना 3 घंटे का, वो आपको उसमें समझ आ जाएगा, और हम आपको रियल असेसमेंट भी दे देंगे। मूविंग ऑन, कहना है कि चाह रहा था कि जो नहीं किया उनको खास तौर पर डैश लगा दें, और सारे के सारे आंसर्स कैपिटल वर्ड्स में लिख दें, ताकि कॉमन और प्रॉपर नाउन वाली टेंशन खत्म हो जाए कि कॉमन नाउन था तो उसको छोटा लिखना था, प्रॉपर नाउन के लिए बड़ा करना था, तो इट मैटर्स सारा बड़ा करने, क्योंकि ये OMR स्कैनर से गुजरेगा, तो उसके अंदर ये पहले ये स्कैन करते हैं, स्कैन करके कॉपी आपकी कैम्ब्रिज को भिजवाते हैं, फिर कभी स्कैनिंग में चेक होती है, फिर मैनुअली भी चेक होती है। तो बेहतर ये है कि आप उसकी जो राइटिंग का वो पार्ट है वो क्लियर करें और साफ सुथरा लिखें, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मत लिखें, सिंबॉलिक लैंग्वेज मत लिखें। और अगर आपने वर्ड लिमिट नहीं पढ़ी और आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी है और उसने आपको 1 वर्ड कहा और आपने 2 वर्ड्स लिख दिए हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, आप बड़े सक्सेसफुली अपने बैंड रिड्यूस कर लेंगे। तो कोशिश ये करें कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और अब आप बारी आती है कि आपने सारा कर लिया, लेट्स से कि 29 आपने कर लिए, 11 नहीं हुए आपसे और आखिरी मिनट रह गया, तो लास्ट मिनट टिप ये होगी कि अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर रहे हैं और आपके आंसर्स जो आपको लगता है कि यार मोस्टली ट्रू लिखे हैं, तो आप कोई एक पकड़ लो, या फॉल्स या नॉट गिवन, सारे वही डालो, ना कि तुम इनी मिनी मैना हो या उस तरह की कोई कहानी करके और आप लिखो कि यार अच्छा ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है, इस पे 10 तक काउंटिंग आई है तो ये नॉट गिवन बनता है। डोंट डू दैट। कोई एक चीज़ पकड़े, उसमें से कम अगर 3 रहते थे तो 2 या 1 तो लाजमी ठीक होगा ही होगा, तो आप श्योर हो जाओगे कि यार मुझे 1 नंबर यहाँ से भी मिल रहा है आपकी कैलकुलेशन में बाद में, और कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाए। और अगर ऐसे ही आप कोई MCQ में हो, A B C D में हो, और आपने देखा कि यार A और C काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो फिर B यूज़ करें। ये मेरा पर्सनल तुक्का है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, कोई एक चूज़ करें, फिर भी मेरे मुताबिक B चूज़ करें। अगर B मैंने ये देखा है ट्रेंड में मोस्टली कि इसके आंसर्स B के अंदर काफ़ी ज़्यादा, जब भी पास पेपर्स पे देखता हूँ नज़र आते हैं, तो जो बच गया वो सिर्फ एक अगर पकड़ना है तो वो B पकड़ के थ्रू आउट उसको आखिर तक ले जाए। बाकी लिसनिंग की जहाँ तक बात है उसका भी यही ख्याल करना है, MCQs में यही चलना है, उसका चलेगा, उसका येस नो नोट गिवन का प्रॉब्लम है नहीं, नोट गिवन उसमें होता नहीं है। और रीडिंग में एक बात और समझिए कि येस का मतलब है दैट द इंफॉर्मेशन मैचेस, नो का मतलब है या ट्रू का मतलब है इंफॉर्मेशन मैचेस, फॉल्स का मतलब या नो का मतलब है कि इंफॉर्मेशन इज ऑपोजिट। इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन वहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि इंफॉर्मेशन वहाँ पर है लेकिन वो गलत है। अगर वो गलत है तो वो नॉट गिवन में भी जा सकती है अगर उसने ऑपोजिट इंफॉर्मेशन नहीं दी। The car is disastrous 20th century invention. True. The car is not disastrous 20th century invention. False. The car is a very good invention. As well as it saves time, it saves money, stuff.
गुड का वर्ड रिमूव करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नॉट गिवन है जो मैं मांग रहा हूँ आपसे, जो आपसे राइटर मांग रहा है, ये आपसे एग्जामिनर मांग रहा है। मेरा ख्याल है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और ड्राइविंग भी मेरी तकरीबन एंड में है। आई एम एंटरिंग इस्लामाबाद राइट नाउ। कैन वी सी द वेदर आउट देयर? Well, Islamabad is raining here, and if you are nearby, you can visit us in Islamabad, in I-8 Markaz Islamabad, at Expressway, at Blue Area. We are offering boys hostel facility as well, so it's complete eyes to flights. Till then, you see me again. Bye bye.